Good morning student, welcome back to our chemistry class for class 11. This is your chapter number 7 equilibrium. Okay, तो हमने इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमने बात की थी, है ना। अब हम इसके आगे जो है इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम मतलब दो आपके जो पॉइंट है वो इक्वली हों, है ना। जो आपका इनिशियल स्टेट है वो फाइनल स्टेट की इक्वल हो, तब हम उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक, तो इसके हमने बात की थी। हम आज देखेंगे कि इक्विलिब्रियम की कुछ फिजिकल प्रोसेस होते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट प्रोसेस की बात कर ली थी, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, जिसको अपन कह रहे हैं कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन। तो जब सॉलिड है, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो लिक्विड और सॉलिड जो है इक्वली आपके बैलेंस्ड हों, है ना। तो उसको अपन क्या कहते हैं, वो आपका इक्विलिब्रिया स्टेट में है। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग, यानी कि जो सॉलिड है आपका लिक्विड में मेल्ट हो रहा है। अब अपन देखेंगे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड का जो है वेपर में कन्वर्जन यानी कि इवापोरेशन वाली प्रोसेस। ठीक है, तो हमने बताया था कि सॉलिड लिक्विड के लिए आइसोलेटेड सिस्टम जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दिस इक्विलिब्रियम कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ वी कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉक्स कैरिंग अ यू ट्यूब विथ मरकरी, यानी कि जो मैनोमीटर है मरकरी वो हम लिए हैं। ड्राइंग एजेंट लाइक अ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ओके, और हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये ले सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज प्लेस्ड फॉर अ फ्यू आवर्स इन अ बॉक्स आफ्टर रिमूविंग द ड्राइंग एजेंट by tilting the box on one side of watch glass। यहाँ पर जो वॉच ग्लास ले रहे हैं उसमें हम टिल्ट करके, थोड़ा सा हल्का सा झुका करके, और यहाँ पर पेट्री डिश हम लेंगे, उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, उसके अंदर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर हम उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रख सकते हैं, और उसको जो है बॉक्स के अंदर रख देंगे। एंड इट विल बी ऑब्जर्व दैट मर्करी लेवल इन द राइट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर स्लोली इंक्रीज एंड फाइनली अटेन अ कांस्टेंट वैल्यू। और हम देखेंगे कि जो मैनोमीटर में जो है आपका किस तरह से वैल्यू ये कांस्टेंट होता है या नहीं। दिस इज द प्रेजेंस प्रेशर इनसाइड द बॉक्स इंक्रीज एंड रीच अ कांस्टेंट वैल्यू, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ वाटर इन द वॉच ग्लास डिक्रीज। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इनसाइड में जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो अंदर जो है आपका क्या है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, है ना। इनिशियली देयर वाज अ नो वाटर वेपर और वेरी लेस, बहुत ही कम वाटर वेपर रहेगा इनसाइड द बॉक्स, एंड वाटर वेप इवापोरेट द प्रेशर इन द बॉक्स इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, है ना। ये आपके ये देखिए ये है, और ये जो है क्या कर रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया डिश ऑफ वाटर, है ना। तो इसको जो है जब यहाँ पर इनसाइड प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। मतलब क्या है, आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, है ना, यानी कि उसका इवापोरेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यही बात है कि ये गैसियस फेज में जो है आपका ये इनसाइड बॉक्स ही कन्वर्ट हो रहा है, एंड द रेट ऑफ इवापोरेशन इज अ कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज विद द टाइम ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द वेपर इनटू वाटर। फाइनली इट लीड्स टू एन इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन देयर इज नो नेट इवापोरेशन। दिस implies that the number of water molecules from the gaseous state into the liquid state also increase till the equilibrium is attained। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है आपका इक्वल होना चाहिए। तो इसको ही अपन हम क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले क्या होगा कि प्रेशर यहाँ पर इनसाइड जो है ज़्यादा है तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो आपका लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। देन वेपर फिर बैक किस में कन्वर्ट होगा, बैक टू लिक्विड में, है ना। तो लिक्विड में ये कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, सबसे पहले इवापोरेशन की, देन इवापोरेटेड जो आपके वेपर है वो किस में कन्वर्ट होंगे, कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जिसको अपन कहते हैं कंडेंसेशन, है ना। वो कंडेंस होंगे और कंडेंस होने के बाद वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह से जो फाइनल स्टेट और जो इनिशियल स्टेट है वो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक, तो इक्वल वो कांस्टेंट में आ जाएंगे। तो इसको ही अपन क्या कहते हैं, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है,
तो ये हुआ। अब ये जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है उसके लिए इवापोरेशन जो है कुछ चीज़ों पर डिपेंड होगा। तो कौन कौन सी चीज़ों पर? तो सबसे पहले यहाँ पर है द नेचर ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड के नेचर पर, और अमाउंट ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड के अमाउंट पर ये डिपेंड है, एंड ऑल्सो द टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर भी डिपेंडेड है कि लिक्विड का नेचर अच्छा होगा तभी वो इवापोरेशन होंगी, है ना। और अमाउंट ऑफ लिक्विड कम है तो बहुत जल्दी इवापोरेशन होगा, और टेम्परेचर हाई है तो वो और ही ज़्यादा जल्दी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इन पर वो डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये हमने जो है इसमें जो है लिक्विड वेपर इवापोरेशन की हमने बात की। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो यहाँ जो है कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सॉलिड का जो है वेपर में कन्वर्जन, और कन्वर्जन के बाद वापस से जो वेपर है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो इक्वल हो जाए, यानी कि बैलेंस कांस्टेंट हो जाए, तो उसको अपन कहेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे सॉलिड आयोडीन जो कि आपका वेपर आयोडीन में कन्वर्ट होगा। देन अदर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, कैम्फर, कैम्फर सॉलिड लिए हैं जो कि कैम्फर वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर वापस से जो कैम्फर वेपर है वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। तो इस कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ। तो इस प्रोसेस को अपन यहाँ पर क्या कहेंगे, सबसे पहले क्या होता है कि जो सॉलिड है जब वो वेपर में कन्वर्ट हो तो उसको अपन कहते हैं सब्लिमेशन, है ना। और जब वापस से वेपर किस में कन्वर्ट हो, जो आपका सॉलिड है उसमें, तो ये भी हमारे सब्लिमेशन की प्रोसेस है। तो इसी कंडीशन में ये दोनों इक्वल या इक्विलिब्रियम फेज में आएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम आपके जो है कुछ कुछ ऐसे कंडीशन उन पर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सॉलिड और गैस और इन लिक्विड में, ठीक है। तो इस बेस पर यहाँ जो है एक गैसेस इन लिक्विड, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो है यहाँ आपके क्या है, गैसेस मटेरियल हैं, लिक्विड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, इनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम यहाँ होगा। तो इसी के साथ एक जो है लॉ निकल कर आता है, ठीक है। उस लॉ का क्या नाम है, मतलब किसने दिया, तो ये है इक्विलिब्रियम का जो लॉ है ये दिया है हेनरी ने, है ना, जिसे अपन हेनरीज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक। तो ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि विच स्टेट, मतलब ये लॉ जो है आपका ये डिफाइन करता है कि द स्टेट ऑफ दैट मास ऑफ अ गैस, मतलब कि जो गैस का जो स्टेट है डिजॉल्व इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। यानी कि ये क्या कह रहा है कि किसी भी लिक्विड या किसी भी गैस में जितना भी अमाउंट का जो भी आपका मास है वो डिज़ोल्व होगा किसमें, किसी सॉल्वेंट में। तो उसके मास में जब वो डिज़ोल्व होगा किसी भी टेम्परेचर में, तो वो जो डिज़ोल्वेंस जो है उस टेम्परेचर में किसके प्रोपोर्शनल होगा, वहाँ पर प्रेजेंट प्रेशर, उस सॉल्वेंट में प्रेजेंट जो प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये हेनरी का लॉ ये कहता है, ठीक है। एंड दिस अमाउंट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, और इसमें ये क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर जैसी ही, मतलब ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपका प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बनेगा, ठीक। एंड and the soda water bottle is sealed under pressure of gas when its solubility in water is high, ठीक। तो अभी हमने जो देखा है सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस और गैसेस लिक्विड, है ना। तो ये सारे हमने गैसेस सॉलिड ये सब देखे हैं, उसी के बारे में यहाँ पर पॉइंट्स में बताया है कि क्या है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम देयर इज ओनली वन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट at 1 atmospheric at which the two phase can coexist, there is no exchange of heat with the surrounding। मतलब वही बात हुई, आइसोलेटेड सिस्टम ये थे जिसमें हीट और जो मास है उसका कोई भी एक्सचेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या है कि इसमें जो है आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा किसी गिवन टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये हमने देखा था प्रेशर आपका कांस्टेंट है उस गिवन टेम्परेचर में, तो इस वजह से जो वॉल्यूम है वो भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका क्या कह रहा है, फॉर डिजॉल्विंग ऑफ या फिर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो भी आपका सॉलिड मटेरियल है जब वो लिक्विड में डिज़ोल्व होगा तो उस टाइम पर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी है वो कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी किसी भी टेम्परेचर में, ठीक है। एंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर
ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड, यानी कि यही जो हमारा हेनरी का लॉ है ये कह रहा था कि जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे तो उसका जो कंसनट्रेशन यहाँ हम देख रहे हैं लिक्विड का, तो लिक्विड इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो वो जो है प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर के। तो इस वजह से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर को जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमने देखा है। अब इसी चीज़ को इस टेबल में जो है समराइज़ कर दिया है इसमें। ठीक है, किस तरह से आपका ये कहाँ प्रेशर, यानी कि H2O जो है वो प्रेशर H2O के लिए कांस्टेंट रहेगा किसी भी गिवन टेम्परेचर में, किसके लिए, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए। और सॉलिड लिक्विड में क्या है, हमने देखा था इसमें कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स रहेगी किसी कांस्टेंट प्रेशर में। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्यूट एंड आपका सोल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन के बीच में यहाँ क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो यानी कि गिवन टेम्परेचर में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड नेक्स्ट गैस एंड गैस इक्विलिब्रियम में क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है किसी भी गैस का जो कांस्टेंट है, यानी कि जो गैस का कंसंट्रेशन है वो आपका कांस्टेंट रहेगा किसी भी गिवन टेम्परेचर में। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें या तीनों पॉइंट्स जो है यही चीज़ बता रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ये गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम कंप्लीट। अब इसके आगे जो है अपन देखेंगे ये करेक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है उसके कुछ करेक्टर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसके कुछ फिजिकल प्रोसेस है जिसके डिफरेंट करेक्टर है। तो फर्स्ट करेक्टर क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, विथ अ क्लोज सिस्टम के साथ ही किसी गिवन टेम्परेचर में ये पॉसिबल है। एंड सेकेंड, both the opposing process occur at a same rate and there is a dynamic but stable condition, यानी कि ये कह रहे हैं कि किसी भी अपोजिट प्रोसेस में, जो अपोजिट प्रोसेस होते हैं उसमें जो है वो डायनामिक कंडीशन होनी चाहिए और साथ में ही डायनामिक प्लस कैसा आपका स्टेबल कंडीशन, डायनामिक यानी कि चेंजेबल, और साथ में चेंज होने के साथ साथ एक टाइम ऐसा आ जाए कि वो स्टेबल हो जाए, तभी हमारा जो है इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे आप ये ग्राफ में देख सकते हैं, इसमें क्या है कि पहले में ये एक डायनामिक है, यानी कि वेरिएबल है, वो चेंजेबल है, फिर यहाँ पर जाने के बाद दोनों जो है ये क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं इस रेट पे, है ना। तो ये आपका क्या है, ये स्टेबल कंडीशन है। ठीक, एंड थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम की सबसे मेन बात यह है कि सभी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी करेक्टर है। नेक्स्ट, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर अ फिजिकल प्रोसेस इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर्स एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि ये जो आपका इक्विलिब्रियम है, सारे जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उस गिवन टेम्परेचर के लिए सभी जगह उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें इनिशियल स्टेट में जो उसकी वैल्यू है वो फाइनल स्टेट में ही उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका इक्विलिब्रियम के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। एंड नेक्स्ट फोर्थ क्या कह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज एट एनी स्टेज indicate the extent to which the physical process has proceed before reaching equilibrium, यानी कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो कि फिजिकल प्रोसेस जब होती है तब उसमें जो है वो इंडिकेट करते हैं उस प्रोसेस को कि वो इक्विलिब्रियम में पहुँचने वाले हैं। तो ये भी मैग्नीट्यूड को भी हमें ध्यान रखना है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है ये इक्विलिब्रियम का मेन करेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इक्विलिब्रियम के डिफरेंट करेक्टर्स के बारे में बात कर ली है। अब हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कुछ केमिकल प्रोसेस जो है जिसको अपन डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको हम ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके डिफरेंट ग्राफ्स आपके ये बनते हैं, तो किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसके डिफरेंट ग्राफ और जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।